महामारी का प्रकोप पिछले लगभग 4 हफ्ते हो गए हैं, जो बहुत तेजी से चल रहा है। अब पिछले कुछ दिन से, मतलब 2-3 दिन ही कहेंगे, से इसका प्रभाव कुछ जहां बहुत ज्यादा था, शहरी क्षेत्र, वहां पे अब कुछ कम दिखता सा नजर आ रहा है। मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये कम हो रहा है। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस बीमारी के। इसमें हमने बहुत से लोगों से बात करी, बहुत सी संस्थाओं से बात करी, तो कमोवेश ये समझ में आया कि हम शासन और प्रशासन को कह रहे हैं कि उनकी कमी की वजह से हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, हमें दवाइयां नहीं मिली, नकली दवाइयों का बोलबाला चल रहा है बाजार में, और जो ठीक दवाइयां हैं वो भी ऊट पटांग रेटों पे मिल रही हैं। लगभग 2-3 हजार रुपए की दवाई लाख 2-1.5 लाख रुपए तक बिक गई। और एम्बुलेंस सर्विसेज देख लीजिए, जिस दूरी के 2-4-5 हजार रुपए होते हैं उसके उन्होंने 50-50 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए ले लिए। समाज में सभी नहीं, कुछ वर्गों ने, जिनका जहां तक जितना जोर चला, उन्होंने इस मजबूरी का, लोगों की मजबूरी का, समय का फायदा उठाया और 1-1 रुपए के, जिसकी वैल्यू 1 रुपए थी, उसके 100-100 रुपए तक ले डाले। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ये बात बता रहा हूं, मेरा मतलब कालाबाजारी से है। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो इसमें आखिर कसूर किसका है, एक बड़ा विशेष सर्कल बन गया है। अगर अब हम इसकी विवेचना करें और इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें एक शासन प्रशासन पक्ष हो गया और एक आम जनता का पक्ष हो गया। इसमें सबसे ज्यादा जो दुख तकलीफ हुई वो आम जनता को हुई। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं हुई, सभी को हुई, लेकिन आम जनता को ज्यादा हुई। उसको बेड मिलने में दिक्कत, उसको ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत, उसको दवाइयों के अंदर दिक्कत, उसको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अंदर दिक्कत, उसको एम्बुलेंस की दिक्कत, उसको खाने पीने की दिक्कत, उसको अपने रोजगार की दिक्कत। उसके पास दिक्कतों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। अगर इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आप अपने स्वतंत्रता के 73 साल में से शुरू के 20-25 साल निकाल दीजिए। अगर पिछले 50 साल हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारे शासन के अंदर जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो वहां पे जाके जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं, जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, उन पे काम करते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, शिक्षा नीति हो, सुरक्षा नीति हो। देश के सारे शासन प्रशासन का जिम्मेवारी उनकी है। लगभग पिछले 50 साल में हम ये देखेंगे कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, परसेंटेज में, क्रिमिनल्स का जाना शुरू हो गया। साफ सुथरी छवि के लोग का जाना धीरे धीरे कम होता चला गया और उनका क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोगों का बढ़ता चला गया। आज अगर हम एक आइडिया लें तो लगभग 40% लोग उस श्रेणी के हैं जिनके ऊपर हार्ड क्रिमिनल्स के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। अभी केस चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक ये है कि जब तक उसको फाइनल कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक उसको हम क्रिमिनल या उसको दोषी नहीं मानते हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए, जब एक क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति आपका एमएलए होगा, काउंसलर होगा, एमपी होगा, तो किस तरीके से शासन को चलाएगा, उसकी मानसिकता क्या होगी। इन्हीं 50 सालों का अगर आप दौर देखने की कोशिश करें तो जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारी प्रशासन के लोग हैं, उनका दबाव बढ़ा है। क्यों बढ़ा है?
ये आपने कभी सोचा है? ये आपको सोचना है। वो इसलिए बड़ा है, जब क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति शासन में आएगा, जब वो आपका एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, काउंसलर बनेगा, तो वो उनके दबाव में रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने वाले वही लोग हैं, कानून की रक्षा करने वाले एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं उनके पास। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं और तरह तरह के केसेस हैं, वो उन केसेस से छुटने के चक्कर में उन लोगों के दबाव में आ जाते हैं और जितना प्रभावी रूप से उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण वो खो देते हैं, जिसके कारण ये ब्यूरोक्रेसी हावी होती चली जा रही है। और आज स्थिति ये हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह बैठी हुई है जहां उनका कोई मतलब नहीं है। अब उदाहरण के लिए मेरे को ये बात समझ नहीं आती, हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको क्या पता हेल्थ के बारे में, मेडिकल के बारे में? मुझे ये बात समझ नहीं आती। डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको क्या पता डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में, डिफेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में, उसको क्या पता? एजुकेशन के अंदर आप जाइए, एजुकेशन सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसे क्या पता? अब आप कहेंगे साहब ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात है, आईएएस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन को करना, वो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है। जब तक आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है तो आप उस फील्ड को गहराई से जानते ही नहीं, तो आप उसके बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मेरा मानना यह है, हमारी पार्टी का मानना यह है कि जो जिस क्षेत्र का है वहीं का कोई एक्सपर्ट उसको हेड करे। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में उसका सेक्रेटरी अगर कोई एजुनिस्ट होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई लेक्चरर होता है, जो जिसकी काबिलियत हो, कोई वीसी होता है, तो उसका उस चीज को समझने का, उसको चलाने का एक तरीका होगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से उसको ढंग से चला पाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री में अगर हेल्थ सेक्रेटरी एक डॉक्टर होगा, ये मेरा मानना है, बाकी क्योंकि कोरोना में ये सिद्ध हुआ है, ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई है वो ब्यूरोक्रेसी की निष्क्रियता की वजह से हुई है। वो या तो डिसीजन लेते नहीं है या डिसीजन बहुत लेट लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये जो तरीका है वो हमें समझना पड़ेगा। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है आम जनता। उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय, चुनाव के समय एक प्रण लेना है कि हम किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति को, चाहे वो अपनी जाति का हो, धर्म का हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने परिवार का हो, उसको वोट नहीं डालेंगे। क्या है, प्राय ये देखा गया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है वो उसकी जीतने की क्षमता, एक साधारण जो साफ छवि का व्यक्ति समाज में राजनीति में आना चाहता है उससे लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा चांसेस रखता है जीतने के, क्योंकि वो बाहुबल भी यूज कर लेता है, वो पैसे भी इकट्ठे कर लेता है और पैसे का तो बोलबाला हमारे यहाँ पे खूब दबा करके है ही है। कितना पैसा खर्च होता है इसका तो अनुमान लगाना ही गलत है, सोच ही नहीं सकते आप इतना पैसा अब खर्च होने लगा है। तो पैसा कहां से आता है? जो इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत के आता है, तो वो कोई यहाँ पे सेवा के भाव से तो आएगा नहीं, वो तो अपनी रिकवरी करने के लिए आएगा। उसे लगेगा मैंने इलेक्शन में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और 5 साल के लिए मैं आया हूं, तो वो तो अपने महीने के हिसाब से पैसे का हिसाब बना लेगा। तो वो काम कहां करेगा? जब वो काम करेगा ही नहीं, वो अपने उगाही के चक्कर में लगा रहेगा, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट करके आया है, वो तो पैसे खर्च करके इस सीट पर आया है, तो वो काम क्यों करेगा और कहां से करेगा? वो सिर्फ खाने पीने की और इधर उधर की हरकतें करेगा, उससे वो काम करेगा। तो इस सर्कल को कैसे तोड़ा जाए, ये आपको और हमको समझना है।
इसके लिए आम जनता को अपने निर्वाचन क्षेत्र से, जिसको निर्वाचित करके सदन में भेजना है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो वह व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो। अगर एक प्रण हम ये ले लें कि 0 टॉलरेंस ऑन दिस, कि वो क्रिमिनल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। दूसरा, आप उससे पूछें कि भैया आपकी पॉलिसी क्या है, आप करेंगे क्या। सब विकास विकास की बात करते हैं। अब भी पिछले महीने जो इलेक्शन खत्म हुए हैं उसमें भी विकास कह करके मुद्दा तो जातिगत ही था, या क्षेत्रवाद था या जातिवाद था, जिसपे सारा का सारा इलेक्शन लड़ लिया। आज भी हम वोट देते हुए जाति, क्षेत्र, भाईचारा देखते हैं, तो फिर चीजें कैसे ठीक होंगी। फिर हम हॉस्पिटल में बेड कैसे मांग सकते हैं, फिर हम ऑक्सीजन कैसे मांग सकते हैं, फिर हम नकली दवाइयों से निजात कैसे मांग सकते हैं। इस पे आपको सोचना है। हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी समाज में, तभी हम काम कर सकते हैं। जब हम ठीक नेतृत्व को चुनेंगे तभी हमारा काम ठीक होगा। दूसरी बात, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं पिछले कई बार से कह रहा हूं कि भाई हम ऑक्सीजन की महत्ता को जानते हैं, समझते हैं, और इस महामारी में तो हम उसकी महत्ता को और अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप सब पेड़ लगाएं। और सब मानते हैं इस बात को। मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि हाँ भाई साहब, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। मैं आज ये देखना चाहता हूं कि इस वीडियो के मैसेज में कितने लोग ये लिखेंगे कि हमने पेड़ लगाए हैं। मैं ये आप सब लोगों से विनती करता हूं कि कृपया बताएं कि पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने पेड़ लगाए। और जो मैंने बात कही है उसको गंभीरता से सोचें, उस पर डिस्कस करें आपस में और उचित निर्णय लें, ताकि हम इस तरीके से दोबारा ऐसी परिस्थितियों में ना फंसें और अपने परिजनों को मौत के मुंह में जाते हुए ना देखें। सोचिए आप इस विषय को। धन्यवाद।